तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरे हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बोर्ड एग्जाम में अगर बुक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर से नहीं आ सकता है। जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी वीडियो से रहेगा, जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, एग्जाम से पहले हिंदी का 3 वीडियो आएगा और आज का जो वीडियो होगा, यानी जो पहला वीडियो है, इसमें मैं प्रोज सेक्शन के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं, जो 13 चैप्टर है और हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। ऐसे में अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं हिंदी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े तो फिर आपके लिए और भी अच्छा ये होगा। तो पहला वीडियो प्रोज चैप्टर का होगा, प्रोज सेक्शन का होगा। जितने भी प्रोज सेक्शन में चैप्टर हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उसके बाद दूसरा वीडियो जो होगा वो पोइट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का होगा और तीसरा जो वीडियो होगा वो इंपॉर्टेंट समरी यानी कि सारांश का होने वाला है। तो ये तीनों वीडियो का अगर आप देख लेते हैं ना तो फिर बोर्ड एग्जाम का कोई भी टेंशन ही नहीं रहेगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। और आप सब जानते हैं कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं। अगर आप दूसरे टीचर से 1 घंटे में अगर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो मैं वही ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से समझा करके 10 मिनट से 8 से 10 मिनट में ख़त्म कर देता हूं। तो आपका टाइम भी बचेगा और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रोज के पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला चैप्टर जो आप लोग का है ना वो बातचीत है, जो लिखा गया हुआ बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार डैश हैं। तो आप सबको मालूम है कि बातचीत जो लिखा गया है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, तो सही आंसर ए हो जाएगा। और एक बात और आप लोग को याद रखना है कि जो बोर्ड एग्जाम में हिंदी में जो क्वेश्चन रहता है ना वो 99% क्वेश्चन जो है वो बायोग्राफी से रहता है, लेखक के परिचय से रहता है। इसीलिए आप लोग जो है सो परिचय को अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी लेखक है सभी को। और उसी चीज को मैं इस वीडियो में फोकस किया हूं क्योंकि कहानी के अंदर से बहुत ही कम क्वेश्चन रहता है। हाँ, फिर आपको जो पोइट्री सेक्शन है तो वहां के लाइन को निकाला जाता है और फिर पूछा जाता है, लेकिन प्रोज में ज्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन कहिएगा ना, शायद इक्का दुक्का क्वेश्चन ही कहीं डाल देता है कहानी से, अन्यथा सारा क्वेश्चन बायोग्राफी से ही होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो यह है भट्टेंदु हरिश्चंद्र, सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 100 आजान 1 सुजान, रहस्य कथा, नूतन नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त वैरी, रसातल रसातल के बाद हो जाएगा उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, उपन्यास के लेखक कौन है। अब यहां पर से देखिए, कोई भी एक किताब का नाम उठाएगा और आपको पूछ दिया जाएगा 100 आजान 1 सुजान के उपन्यासकार कौन है, यानी कि लेखक, इसके लिखने वाले कौन है। या फिर पूछ देगा रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त वैरी, रसातल, एक ने उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इसमें से अगर कोई भी एक नाम पूछता हो आप लोग को टिक लगाना है, बालकृष्ण भट्ट पे टिक लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था, यानी कि कहाँ पे वो अपनी जिंदगी जो सो गुजारते थे, कहाँ पे उनका निवास स्थान है, कहाँ। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे, यानी कि एंट्रेंस परीक्षा जो सो कब पास किए थे? तो 1867 ईस्वी में। अगर कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम पूछ दिया जाएगा तो मिशन स्कूल जो प्रयागराज में पड़ता है उस पर आप लोग को टिक लगा देना है। तो 1867 ईस्वी में इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास किया था। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि पार्वती देवी इनके माता का और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था? तो भट्ट जी जो है वो प्रदीप का जो संचालन जो है लगभग 33 वर्ष तक किया था। तो सही आंसर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की तरफ, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बालकृष्ण की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी, यानी कि सही आंसर ए होगा। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? हिंदी लेखक हैं तो हिंदी का इन्होंने किया था। तो जो भी आपको बालकृष्ण भट्ट के बातचीत चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं दे दिया हूं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बायोग्राफी से, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या लगभग लगभग सभी क्वेश्चन तो ये दे दिया हूं। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा और देखते चलेंगे तो ऐसा ही याद रहेगा। पीडीएफ मैं दे दिया हूं, वहां से भी आप लोग जो है सो कभी भी वक्त मिले तो उसको खोल करके एक बार जो सो आप लोग पढ़ते रहे। चलिए दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था, जो लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो आप सब जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही आंसर सी हो जाएगा। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? यानी कि हिंदी की जो पहली सबसे अच्छी कहानी जो मानी जाती है, श्रेष्ठ कहानी जो मानी जाती है, वो है उसने कहा था। सही आंसर बी हो जाएगा। गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो गद्य का विकास जो है सो आधुनिक काल में हुआ था, क्योंकि पहले आपको भारतीय पोएट्री भी देखेंगे तो आधुनिक काल में ही आया है। लेकिन अगर आप लोग आदिकाल में देखेंगे, मध्यकालीन युग में देखेंगे तो उस समय पोइट्री थी लेकिन हिंदी भाषा में नहीं थी और बहुत बड़े बड़े कवि निकले हैं। तो गद्य का जो है ना जो विकास हुआ है वो आधुनिक काल में। सही आंसर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी किस वर्ष में लिखी गई थी? तो 1915 ईस्वी में यह कहानी लिखी गई थी। सही आंसर बी हो जाएगा। उसने कहा था कैसी कहानी है? तो फ्लैश बैक स्टाइल में ये कहानी है। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। किस कहानी को किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो कहानी का उद्देश्य जो होता है ना वही कहानी को जो है सो महान बनाता है। तो सही आंसर जैसे यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है प्रेमचंद युग के हैं। जिस समय प्रेमचंद का युग चल रहा था वही समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी अपनी कहानियां लिखना शुरू किए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? तो अध्यापन का था। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो गुलेरी जी जो है वो दो पत्रिका का संपादन किए थे, समालोचक और काशी नगरी। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, समालोचक और काशी नगरी। अब इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। काशी नगरी किसकी पत्रिका है? समालोचक किसकी पत्रिका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो क्वेश्चन को इधर से उधर कर सकता है, तो आप लोग को बस एक चीज याद रखना है, समालोचक काशी नगरी, दैट इज अ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसको आगे पीछे करे इधर उधर करे वो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाता है उतनी चीजें जो है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर डी हो जाएगा। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो है वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ था? तो गुलेरी जी जो है वो गुलेर नगर है कि नहीं, गुलेर ग्राम था और जिला का नाम था कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ के निवासी थे। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और ये बातें भी आप लोग को याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कहानी लिखे थे, लेकिन कहानीकार में अगर महानतम लेखक कहानीकार में से एक है तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 3 कहानी लिख करके ही बहुत ज़्यादा ये नाम कमाए हुए हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, संपूर्ण क्रांति, जो लिखा गया हुआ है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो चलिए इनके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है,
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को जो जनता, जो भारत की जनता जो याद करती है ना, लोक नायक के नाम से, सही आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे? तो वो चुनाव के खर्चे को, आप सब जानते हैं कि चुनाव में कितना ज्यादा खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे? तो वो पटना कॉलेज पटना के छात्र थे, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की जनसभा में किसने कविता सुनाई थी? तो रेणु जी ने कविता सुनाई थी, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में, सही आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 ईस्वी में, सही आंसर जो है सो ए होगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न का अवार्ड मतलब कि पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था ना, वो उसको मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनको ये अवार्ड मिला था, यानी कि 1998 हो जाएगा। 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी, 79 में, और 89 में, और उसके बाद जो है सो 1998 में जो है ना सो इनको ये अवार्ड मिलता है, जिस अवार्ड का नाम है भारत रत्न। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? तो संपूर्ण क्रांति ये भाषण जो हुआ था ना, वो गांधी मैदान, पटना में हुआ था, तो गांधी मैदान पटना, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। और बहुत ही ऐतिहासिक भाषण था। माना ये जाता है कि जितनी जनता वहाँ पे जुटी थी, आज तक वहाँ पे उतनी जनता नहीं पहुँच पाई है जितना संपूर्ण क्रांति जो भाषण था जब जयप्रकाश नारायण ने ये आंदोलन शुरू किया था। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? तो जयप्रकाश नारायण इसलिए वहाँ पे एडमिशन नहीं लिए, प्रवेश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जो कॉलेज था ना, वो जो विश्वविद्यालय था ना, वो सरकारी फंड से चलता था, तो इसलिए वो चाहते थे कि नहीं, हमको तो अंग्रेज को सपोर्ट करना ही नहीं है, और अगर हम उसी कॉलेज में जाते तो फिर ये चीज़ें संभव नहीं है, तो इसलिए वो जो है हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं गए। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन कौन सा काम किया? तो बागानों में भी कछिया किया, लोहे के कारखानों में भी काम किया, बर्तन भी धोया, यानी कि इनमें से सभी काम उन्होंने किया था अमेरिका में जब वो पढ़ाई कर रहे थे। आईएससी पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो वो अमेरिका जो है सो चले गए थे आगे की पढ़ाई करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? आप सब जानते होंगे, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब है, सिताब दियारा गांव बिहार है, उत्तर प्रदेश गुजरात है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिताब दियारा गांव बिहार, सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है रिकॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, नेहरू और जयशंकर प्रसाद, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, यानी कि सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति भाषण कब दी गई थी? तो संपूर्ण क्रांति भाषण जो है वो 5 जून 1974 ईस्वी को दी गई थी, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो चैप्टर है आप लोग का अर्धनारीश्वर है, और अर्धनारीश्वर को लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर, तो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सी हो जाएगा। दिनकर किस युग के कवि हैं? भटेंद्र युग, छायोत्तर युग और छायावाद युग, नव काव्य आंदोलन युग, तो सही आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग हो जाएगा। छायावादी कवि है दिनकर जी जो है, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है? शिव पार्वती का,
या विष्णु लक्ष्मी का या फिर इंद्र और शची का या किसी का नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिव और पार्वती का, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में या थिमरिया में या छिमरिया में या कियरिया में? तो सही आंसर हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय, जो बिहार में पड़ता है। सही आंसर ए होगा। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1923, 1908, 1956 या फिर 1964? तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। सही आंसर बी होगा। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 1908, 1946, 1952 या फिर 1974? तो इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी के लिए मिला था, या फिर दिनकर जी की डायरी के लिए, या अर्धनारीश्वर के लिए, या मिट्टी की ओर के लिए? तो सही आंसर यहाँ पे उर्वशी हो जाएगा। उर्वशी के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ये बातें आप लोग को जो है सो याद रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय जो है, यानी संस्कृति के 4 अध्याय, उन पे जो है सो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है सो मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन यही है कि दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा सम्मान मिला है? तो आप सब जानते हैं, अभी कुछ देर पहले ही मैं बोला हूँ, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? तो बापू की पोती जो है सो ये पुस्तक लिखी कि बापू मेरी माँ, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920, 1925, 1922 या फिर 1928? तो सही आंसर हो जाएगा 1925। दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है? यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर है वो युद्ध और शांति पे अपने एक काव्य संग्रह लिखे हुए हैं। तो उसमें इनमें से कौन है? नीलकुशम है, या कुरुक्षेत्र है, या द्वंद्व गीत है, या फिर रश्मि रथी है? तो सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, गंधारी थी तो दुर्योधन की जो है सो माँ थी, या अर्जुन की माँ थी, या कृष्ण की माँ थी, या बाल राम की माँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा ए, दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे गीतकार, फिल्मकार, कथाकार या फिर संगीतकार? तो प्रेमचंद जो थे वो कथाकार थे। सही आंसर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रशवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह है। यानी कि ये सब जो काव्य संग्रह है, और ये किसकी काव्य संग्रह है? तो ये जो है सो रामधारी सिंह दिनकर की। सही आंसर सी हो जाएगा। मिट्टी की ओर संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, किनकी कृति है? किनकी गद्य कृति है ये? तो ये गद्य कृति जो है ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इसमें से आपको कोई भी नाम जो सो पूछा जा सकता है, तो इस नाम को आप लोग को जो सो याद रखना है, भूलना नहीं है। परनभंग, रेणुका, हुंकार, रशवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये काव्य संग्रह है। अब इसमें से कुछ भी पूछ दिया जाएगा कि रेणुका कौन सी संग्रह है, तो आप लोग को टिक लगाना है काव्य संग्रह पे, कहानी पे नहीं, उपन्यास पे नहीं, बल्कि काव्य संग्रह है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, मिट्टी की ओर संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, ये गद्य संग्रह है, गद्य कृतियां हैं। तो सही आंसर जो है सो गद्य कृति पे लगाना। और किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला चैप्टर है रोज, जो लिखा है सचिदानंद हीरानंद आज्ञे के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक है? तो आप सब जानते हैं सचिदानंद हीरानंद आज्ञे के द्वारा, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। रोज इसमें से क्या है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर निबंध है? तो रोज जो है वो कहानी है। आप सब पढ़े होंगे मालती के बारे में। सही आंसर जो है सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कहानी, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कहानी किस कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी? तो ये जो है सो विपथगा में जो है सो गैंग्रीन नाम से छपी थी। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। लेकिन आपके बुक में जो है सो रोज दिया हुआ है, चैप्टर का नाम जो है। आगे किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है प्रयोगवाद से ये जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा।
मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति क्या थे? वकील, व्यापारी, डॉक्टर या फिर मुलाजिम मुलाजिम थे। ये जो डॉक्टर थे मालती के जो पति, जिसका नाम महेश्वर था, तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मालती के पति का नाम क्या था, तो आप लोग को टिक लगाना है महेश्वर पे। आगे का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए उपन्यास पूछ रहा है कि इनमें से आगे जी का उपन्यास कौन सा है। तो शेखर एक जीवनी एक ये उपन्यास है, दूसरा है अपने अपने अजनबी, और एक और इनकी उपन्यास है, शायद वो है नदी के द्वीप। एक ने 3 उपन्यास आपके किताब में दिया गया हुआ है, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा आगे का जन्म हुआ था। आगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कसाया उत्तर प्रदेश में हुआ था, कसेया, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगे का जन्म कब हुआ था? 1911, 1920, 1930 या फिर 1940। तो सही आंसर हो जाएगा 1911। आगे जी की मृत्यु कब हुई? तो आगे की जो मृत्यु हुई है वो ऑप्शन 1987, 1800, 1850, 1900। तो सही आंसर ए हो जाएगा 1987। आगे जी के माता पिता का नाम क्या था? तो आगे जी के माता और पिता का नाम, माता का नाम वैंती देवी और पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से आगे का नाटक कौन कौन सा है, यानी कौन है? तो आगे जी का जो इसमें से नाटक है, जो ऑप्शन दिया हुआ, करबला, सिपाही की माँ, पूस की रात, उत्तर प्रियदर्शी। तो सही आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो आगे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला हुआ है, कितने नावों पर कितनी बार, इस कृति के लिए इनको जो है सो ये पुरस्कार जो है सो मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि अगला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जो लिखा गया हुआ है भगत सिंह के द्वारा। तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा जो लिखा गया वो ये चैप्टर है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? आप सब जानते होंगे भगत सिंह हैं, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद ही रख लीजिएगा। चैप्टर और उसके जो लेखक है उसके नाम को भूलिएगा नहीं। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? अच्छा है, खराब है, कार्यता है या फिर डरपोक है? तो कार्यता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। कहते हैं यहाँ पे भगत सिंह की जो मतलब कि ये आत्महत्या करता वो कायर है, कायर ही जो सो आत्महत्या करता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो भगत सिंह के जो आदर्श पुरुष जो थे वो करतार सिंह थे, करतार सिंह। सही आंसर जो सो ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक पत्र किसको लिखा गया? महात्मा गांधी को, सुखदेव को, राजगुरु को या फिर चंद्रशेखर को जैसो लिखा गया है? तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सुखदेव को ही जो है सो एक पत्र लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किया था? ऑप्शन ए है नौजवान भारत सभा, गदर सभा, क्रांति सभा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा नौजवान भारत सभा, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907, 10 सितंबर 1910, 15 जून 1920 या फिर 17 फरवरी 1960। तो सही आंसर ए हो जाएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई है? ऑप्शन ए है 1931, 1935, 1936 और 1937। तो सही आंसर ए हो जाएगा 1931 ईस्वी में इनको जो सो फांसी दी गई थी। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुखदेव, अबुल कलाम आज़ाद। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय, यानी कि बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? गदर पार्टी, नेशनल पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या राष्ट्रीयवादी पार्टी? तो सही आंसर हो जाएगा गदर पार्टी, यानी कि ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखा करते थे?
गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक का, महात्मा बुद्ध का या करतार सिंह सराबा का? तो सही आंसर डी हो जाएगा, करतार सिंह सराबा का वो चित्र हमेशा अपने पॉकेट में जो सो रखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? ऑप्शन ए है 12 साल, 18 साल, 10 साल या फिर 15 साल। तो सही आंसर ए हो जाएगा 12 साल। अगला क्वेश्चन है शहीद भगत सिंह का हिंदी लेखक युवक कब प्रकाशित हुआ? 1924, 1930, 1940 या 1950? सही आंसर ए हो जाएगा 1924। 1924 ईस्वी में इनकी जो है सो युवक प्रकाशित जो सो हुई थी, इनकी लेख थी युवक जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भगत सिंह कब चौरा चौरी कांड में शरीक हुए? भगत सिंह जो चौरा चौरी कांड में कब शरीक हुए थे? 1925, 1922, 1918, 1925? तो सही आंसर हो जाएगा 1922 जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को किस संयंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी? ऑप्शन है लाहौर, पटना, दिल्ली, कोलकाता? तो सही आंसर हो जाएगा ए, लाहौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? ऑप्शन है 1926, 1920, 1915 या फिर 1910? तो भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो 1926 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह के माता पिता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा विधवावती एवं किशन सिंह। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, या विधावती होगा, विधवावती नहीं, विधावती। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला चैप्टर है ओ शदानीरा। तो ओ शदानीरा जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो उनके इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1918, 1920, 1921? तो सही आंसर हो जाएगा 1917। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो 1917 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन दिया हुआ है जगदीश चंद्र माथुर के लिए 1978, 1977, 1976 और 1975? तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1978। अगला क्वेश्चन है माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है मेरी बांसुरी, मोर का तार, रीढ़ की हड्डी, 10 तस्वीरें? तो सही आंसर ए हो जाएगा मेरी बांसुरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन ए में है सरस्वती, ऑप्शन बी में है ज्ञान कोश, ऑप्शन सी में है भारत भारतीय और ऑप्शन डी में है गंगा? तो सही आंसर ए हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन है? ऑप्शन है किसान, नेता, अभिनेता या फिर शिक्षक? तो सही आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या फिर नाटककार? तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये है वास्तव में अगर देखेंगे, मूलतः देखेंगे तो ये नाटककार है। सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला है? तुलसीदास अवार्ड, सूरदास अवार्ड, कालिदास अवार्ड या फिर कबीरदास अवार्ड? तो सही आंसर हो जाएगा कालिदास अवार्ड, यानी कि सी हो जाएगा। ओ सदा नीरा के लेखक है? तो ओ सदा नीरा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, भगत सिंह, जगदीश चंद्र माथुर या मलिक मोहम्मद जियासी? तो सही आंसर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य भाषा पुरस्कार, पंजाब राज्य या बिहार राज्य भाषा पुरस्कार या फिर तुलसीदास अवार्ड से? तो सही आंसर हो जाएगा बी, बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? सही आंसर बी हो जाएगा, गंडक। चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1920 में? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? साहस, निर्भयकता,
संघर्षशीलता या फिर देशाभिमान। तो सही आंसर हो जाएगा बी, निर्भयकर्ता। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? नंदनगढ़, चंपारण, भागलपुर या फिर देवबंद। तो सही आंसर हो जाएगा नंदनगढ़, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? विद्यावरिधि, विद्यासागर या विद्या रत्ना या फिर विद्याभूषण। तो सही आंसर ए हो जाएगा, वरिधि के नाम से इसको जो है सो विभूषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो आप सब जानते होंगे जगदीश चंद्र माथुर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? बारिश का होना, बारिश का ना होना और जंगलों की कटाई, खेती बाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा जंगलों की कटाई। माथुर जी के निबंध कैसे हैं? तो ललित है। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ओ सदा नेरा क्या है इनमें से? तो आप लोग को जो है सो निबंध पे जो है सो टिक लगाना है। और अगला क्वेश्चन है ओ सदा नेरा निबंध किस बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, चंपारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ, और देखते हैं समझते हैं सिपाही के माँ को कि सिपाही की माँ में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सिपाही की माँ लिखा गया है किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिपाही की माँ नामक एकांकी किस संकलन का अंग है? अंडे के छिलके, वारिस, अंतराल या नए बादल से। तो इनकी एक एकांकी है जिस एकांकी का नाम है अंडे के छिलके, है ना। मोहन राकेश जो है अंडे के छिलके लिखे और अन्य के छिलके तो उसी बुक से निकाला गया हुआ है सिपाही की माँ, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो सही आंसर जो सो ए हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आज की डाक में चौधरी जी के लिए क्या आया था? पेशन का मनी ऑर्डर, उसके पुत्र का पत्र, उसका बुलावा, कुछ भी नहीं। तो सही आंसर ये हो जाएगा पेशन का मनी ऑर्डर। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925, 1928, 1930 या फिर 1934। तो सही आंसर ए हो जाएगा, 1925 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीसनी किस एकांकी की पात्रा है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ या पैर तले की जमीन। पैर तले की जमीन। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, सिपाही की माँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? कई सौ कोसों दूर, 100 कोस, 200 कोस, 50 कोस। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कई सौ कोस दूर बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? मोहन राकेश, अनूप लाल मंडल, दिनकर या फिर देवराज। तो सही आंसर है मोहन राकेश, यानी कि ये हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर हो गया या फिर मोहन राकेश, रघुवीर सा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी हो जाएगा मोहन राकेश। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है प्रगति और समाज, जो लिखा गया हुआ है नामवर सिंह। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। प्रगति और समाज नामक निबंध किसकी रचना है? आप सब जानते ही होंगे, नामवर सिंह, यानी कि सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानपुर में या सोहनपुर में या फजलपुर में या फिर बहरीपुर में। तो सही आंसर ए हो जाएगा ज्ञानपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1931, 1956, 1927 या फिर जो है सो 1953। तो सही आंसर यहाँ पे बी, सी हो जाएगा, 1927 ईस्वी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1971, 1972, 1973, 1960। सही आंसर ए हो जाएगा 1971। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि 1971 में नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था। आपको टिक लगाना साहित्य अकादमी अवार्ड पे जो है। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? ऑप्शन है बकलम खुद, मश्क, जंगल और भेड़िया,
परमात्मा का कुत्ता। चलिए, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बकल खुद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नई नई कहानी नामक रचना किसकी है। सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह की, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा या फिर बचनेश त्रिपाठी थे। तो सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। आलोचना, सम, नव, गंगा या फिर माधुरी। तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा आलोचना, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सूर का सागर क्या है। प्रबंध काव्य है या गीति काव्य है या चंपू काव्य है या खंड काव्य है। तो सही आंसर हो जाएगा चंपू काव्य, यानी कि सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी महाकृति है। तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि डी होगा। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। तो ये जो है सो एक निबंध है, यानी कि सही आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है जूठन, जो लिखा गया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ये चैप्टर जो है सो लिखा गया हुआ है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 जो है जूठन, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था। तो कलीराम, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूठन किसकी रचना है। तो जूठन जो है सो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। दलित आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, आकविता आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दलित आंदोलन, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है। यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि सही आंसर डी होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम था। जूठन, उषा पूस की रात, पंच परमेश्वर। तो सही आंसर जो है सो जूठन हो जाएगा, यानी कि ए होगा। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का नाम क्या था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो माँ का नाम था वो मुकुंदनी देवी था। सही आंसर जो है सो ए होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ। 1950, 1952, 1953, 1963 या फिर 1954। तो सही आंसर जो है सो ए होगा, 1950 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में किस नाम की नाट्य संस्था स्थापित की गई है। बंगदूत या मेघदूत या फिर सूरदीप या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी मेघदूत। चलिए अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश ने किस विषय में एमए किया था। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या फिर इतिहास से किया था। तो इन्होंने हिंदी में जो है सो एमए किया था। सही आंसर जो सो बी होगा। इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह किसका कथन है या किसने कहा था। भावी ने कहा था। और किसकी भाभी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। इनमें से ओम प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है। आराम, सलाम, परसा या स्थापित या पवन दूत। तो सही आंसर जो है सो यहाँ पे भी हो जाएगा सलाम। अगला क्वेश्चन है जूठन क्या है। जूठन एक कहानी है या फिर शब्द चित्र है या फिर आत्मकथा है या फिर जूठा है। तो सही आंसर यहाँ पे आत्मकथा हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है। इसके बाद 2 चैप्टर बच जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी इस वीडियो को फिनिश करने वाले हैं। मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था। दिल्ली, अहमदाबाद, आजमगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ में। तो सही आंसर हो जाएगा सी आजमगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मलयज के पिता का नाम क्या था। मलयज के पिता का नाम क्या था। गणपति देव, त्रिलोकीनाथ, प्रभा शंकर या नीलकंठ। तो सही आंसर हो जाएगा त्रिलोकीनाथ, यानी कि बी हो जाएगा। मलयज के माता का क्या नाम था। मीरा, प्रभावती या फिर प्रभा शंकर या नीलकंठ। तो सही आंसर हो जाएगा प्रभावती। सही आंसर बी होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? भरत जी श्रीवास्तव यानी कि मलियज, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मोहन राकेश। तो सही आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव यानी कि मलियज। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मलियज का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग को टिक लगाना है भरत जी श्रीवास्तव पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथाकार मलियज का जन्म कब हुआ था? 1935, 1940, 1936 या फिर 1938। सही आंसर ए हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ललित निबंध है या डायरी है या लघु कथा या नाटक है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। सही आंसर बी हो जाएगा। मलियज किस रोग से ग्रसित थे? कैंसर, अल्सर या फिर क्षय रोग या लकवा? तो सही आंसर सी हो जाएगा क्षय रोग यानी कि टीबी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरी में से मलियज का काव्य संग्रह कौन सा है? जख्म पर धूल, तापेश्वर, ढपोल पंथी यह व्यवहार बोध। सही आंसर ए हो जाएगा जख्म पर धूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मलियज किस दौर के कवि हैं? नई कविता के अंतिम दौर के, नई कविता के पहले दौर के, पुरानी कविता की अंतिम दौर के या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए हो जाएगा नई कविता के अंतिम दौर के हो जाएगा, नई कविता के अंतिम दौर के। मलियज का मलियज मन का कूड़ा किसे कहते हैं? तो मलियज जो मन का कूड़ा बीमारी को कहते हैं, या डायरी को, या कविता को, या टेंशन को? तो सही आंसर हो जाएगा डायरी को यानी कि बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मलियज किस कर्म के बिना मानवता को अधूरी मानते हैं? रचनात्मक कर्म या बेकार कर्म या अधूरा कर्म या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ए हो जाएगा रचनात्मक कर्म यानी कि ए होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? मलियज, रघुवीर सहाय या अशोक बजपाई या प्रेमचंद? तो सही आंसर ए हो जाएगा मलियज का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। मलियज का पूरा नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव मैं पहले बता चुका हूं। मलियज जी की सर्वोत्कृष्ट किस दिन की है? तो जो अपने डायरी में लिखे तो उसमें सबसे अच्छा दिन जो उनका वो 3 मार्च 1981 है। सही आंसर भी हो जाएगा। मलियज ने डायरी कितने वर्षों तक लिखी है? तो 32 वर्षों तक इन्होंने डायरी लिखी है यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। सेकेंड लास्ट चैप्टर का नाम है त्रिच, जो लिखा गया हुआ है उदय प्रकाश जी के द्वारा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1953, 1950, 1954 या 1952। सही आंसर 1952 हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है? दरियाई घोड़ा, त्रिच, मालती फूल गई, अरेब फरेब? तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा मालती फूल गई। यानी कि ये चैप्टर जो है सो उदय प्रकाश नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया हुआ, अन्यथा ये तीनों लिखा गया हुआ है, दरियाई घोड़ा, त्रिच या अरेब फरेब। अगला क्वेश्चन है पिताजी की अवस्था क्या थी? 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 62 वर्ष? सही आंसर हो जाएगा 55 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृति है? काव्य संग्रह, नाटक संग्रह, ये एकांकी है या फिर ये निबंध है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ए कविता संग्रह, काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है त्रिच लेख का संबंध किससे है? लेखक के पिता से, लेखक के मित्र से, लेखक के बेटे से, लेखक की पत्नी से? सही आंसर ए हो जाएगा लेखक के पिताजी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे? संडे मेल से, नई दिल्ली या इंडिया टुडे या फिल्म स्टार या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा संडे मेल, नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? अध्ययन किया या अध्यापन थे या शोधकर्ता थे या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो सो अध्यापन थे, तो सही अध्यापन कराते थे। सही आंसर बी हो जाएगा। त्रिच क्या है? चूहा, बिल्ली, बंदर, छिपकली? सही आंसर जो सो डी हो जाएगा, छिपकली है। पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? लॉरी से, रिक्शा से, कार से या ट्रैक्टर से? सही आंसर ट्रैक्टर हो जाएगा। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? परला, टगरा, दगरा या झगड़ा? तो सही आंसर जो है वो परला हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक के पास किस पान की दुकान थी? किस पान की दुकान थी? करीम की या माखन की या बुन्नू की या चुन्नू की? तो सही आंसर सी हो जाएगा बुन्नू। अगला क्वेश्चन है, थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी से अरुचि थी, यानी कौन सी सब्जी उसको पसंद नहीं थी? तो करेला हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था? गजनी, मुगले आजम, आन मिलो सजना, नदिया के पार। तो सही आंसर जो है सो आन मिलो सजना होगा, यानी कि ए हो जाए, बी सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी? बसंत टॉकीज, डिलाइट टॉकीज या मिनवार टॉकीज या फिल्म फेयर? तो सही आंसर बी हो जाएगा, डिलाइट टॉकीज। त्रिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो जादुई और यथार्थ के नाम से जो हम लोग जानते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। लास्ट चैप्टर है शिक्षा, जो लिखा गया हुआ है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? नारायण जिद्दू, श्री राम जज या नारायण राम प्रकाश देव? तो कृष्ण मूर्ति के जो पिताजी का जो नाम है नारायण जिद्दू है। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कृष्ण मूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 11 या फिर 14? तो सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि जब उनकी माता जी की मृत्यु हुई थी तो जे कृष्ण मूर्ति जो है सिर्फ और सिर्फ 10 साल के थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण उन्नयन, शिष्टाचारी बनना, स्वतंत्रता पाना, जीविका कामना? तो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण उन्नयन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेधा और किसका परस्पर बैर है? तो भय का है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो महाम मिशी निशी के रूप में देखे जाते हैं या जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना या फिर जीवन को समझना या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो सही आंसर है जीवन को समझना, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, साहित्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना? तो सत्य की खोज करना। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचार को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट करता है? उत्सव, नाराजगी, खुशी या भय? तो सही आंसर डी हो जाएगा, भय। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व की ओर अग्रसर है, विकास की ओर, नाश की ओर या प्रतिस्पर्धा की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो आज जो दुनिया जो सो नाश की ओर जो सो जा रही है, नाश की तरफ जा रही है। सही आंसर भी हो जाएगा। साम्यवाद किससे लड़ रहा है? तो साम्यवाद पूंजीवाद से लड़ रहा है, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1855, 1892, 1989 या फिर 1902? तो सही आंसर ए हो जाएगा 1895। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जयंत कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति या जनेश कृष्णमूर्ति? सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? अब्दुल कलाम आज़ाद, पटावी सीतारम मैया, जे कृष्णमूर्ति या जाबिर हुसैन? तो सही आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तत्व सही है? वे प्राय लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्राय बोलते थे, सभाषण करते थे? सही आंसर जो सो डी हो जाएगा, वे प्राय बोलते थे, सभाषण करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति है। सही आंसर डी होगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा? सही आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? सभाषण है, निबंध है, संस्मरण है या एकांकी है? सही आंसर ए हो जाएगा, सभाषण।
तो इस तरह से हम लोग पूरे पोएट्री सेक्शन को देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पोएट्री कह रहे प्रोज़ को। और अगले वीडियो में हम लोग जो है सो पोएट्री सेक्शन के सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और उसके बाद इम्पॉर्टेंट सारांश को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।